हेलो स्टूडेंट, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल जो है पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में पढ़ा क्या गया है, एक तो आपका पढ़ा गया है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, फिर पढ़ा गया उसके बाद टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको CFSE भी बताई गई थी, लेकिन उसका चार्ट बनवाया नहीं गया था। तो CFSE का जो क्रिस्टल कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रिप्रेजेंट द टेट्राहेड्रल एज वेल एज द स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स। तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग बताया गया था, और उसमें टेट्राहेड्रल में आपको उसकी CFSE निकालने के लिए फार्मूला भी बता दिया गया था। तो CFSE का केवल चार्ट नहीं बनाया गया था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, तो अभी हम चार्ट उसको हम दे देते हैं। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं उसके चार्ट पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। तो जैसे उसमें बनाया गया था आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, पहले DN कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ सबसे ऊपर में लिख देते हैं CFSE in the tetrahedral complex। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFSE की गणना करनी है, और इसके लिए फार्मूला भी बताया गया था। जैसे उसमें ऑक्टाहेड्रल करें, लेकिन यहाँ पर लिगैंड इन्वायरमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वह वीक फील्ड लिगैंड हो और चाहे वह स्ट्रांग फील्ड लिगैंड हो। तो यहाँ पर पहला कॉलम आपका हो जाएगा DN कॉन्फ़िगरेशन, पहला कॉलम यही बन जाएगा। दूसरा कॉलम आपका बन जाएगा स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल आपको करना है टेट्राहेड्रल केस में। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, इसके दो कॉलम बनेंगे। एक आपका इसका जो स्प्लिटिंग होता है एक होता है E ऑर्बिटल और दूसरा होता है T2 ऑर्बिटल। ये दो ऑर्बिटल आपके बनते हैं, ये बन गया। उसके बाद यहाँ पर इसकी हो जाएगी CFSE, और DQ पैरामीटर में आपका होगा, DQ पैरामीटर रहेगा। अब यहाँ पर हम लेंगे D1 रहेगा। तो इसमें कितने कक्षक बनते हैं, 2। इसमें कितने बनते हैं, 3। ऐसे हम सब में बना देंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का भराव करते हैं, पहले कक्षक बना लेते हैं। D3 के लिए बनाइए। D4 के लिए, D5 के लिए, D6 के लिए, D7 के लिए, D8 के लिए, D9 के लिए, और D10 के लिए, क्योंकि 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं D कक्षक में। ये आपका बन गया 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो टेट्राहेड्रल केस में इलेक्ट्रॉन केवल कहाँ इंटर करता है, पहले E ऑर्बिटल, उसके बाद तब जाता है T2 ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, इसके लिए आपको फार्मूला बताया गया था टेट्राहेड्रल केस में। तो CFSE ये बराबर होता है -0.6 इंटू E का पावर L और प्लस 0.4 इंटू T2 का पावर m, और इसके पूरे का मल्टीपल हो जाएगा, ये माइनस में रहेगा, डेल्टा टेट्रा कर सकते हैं या डेल्टा ऑक्टा।
इस फार्मूले में अगर आप रखते हो तो यहाँ 0.6 तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो -0.6 इंटू 1 और यहाँ हो जाएगा +0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 है T2 में, इसलिए यहाँ पर जाएगा डेल्टा। ऑक्टा के लिए जो वैल्यू होती है वो डेल्टा, टेट्रा के लिए 10 DQ होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर एक बचेगा तो -0.6 इंटू 1 हो जाएगा और इंटू डेल्टा ऑक्टा हो जाएगा, तो -0.6 इंटू 10 DQ डेल्टा ऑक्टा का मान, यही बराबर डेल्टा टेट्रा के हैं वही वैल्यू, तो आपका हो जाएगा -6.0 DQ। तो ये इसके लिए जो वैल्यू आ गई आपका -6 DQ। अब यहाँ पर दूसरा करेंगे सेम टाइप, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया एक एक कक्षक में, तो यहाँ हो जाएगा -12 DQ। यहाँ 3 हो गया तो 1 2 3, अब ये हो गया 6 दूना 12 और 12 में से 4 गए 8, -8 DQ। अब D4 में 1 2 3 4 क्रम से जाएगा, इसमें बिग फील्ड या स्ट्रांग फील्ड लेकिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर हो गया 6 दूना 12 और 12 में से 8 गए बचेगा 4, तो -4 DQ। D5 के लिए देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन सब में फिलअप हो गया, तो 6 दूना 12 4 3 12, इसका आ जाएगा 0 DQ। अब D6 में पहले तो एक एक सब में भर देंगे, छठवां इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पेयरिंग हो जाएगा, तो एक बढ़ गया एक इलेक्ट्रॉन, बाकी तो 0 था ही, फिर यहाँ से काउंटिंग हो जाएगी -6 DQ +1 P, एक पेयरिंग एनर्जी आ गई। फिर यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, ये तो इसकी शून्य है, लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके दोनों के बराबर हो गया, तो -12 DQ +2 P। फिर D8 के केस में 1 2 3 4 5, इधर ना हो गया, एक यहाँ भी पेयर हो गया, तो यहाँ पर 6 6 12, 12 में से 4 गए 8, -8 DQ। देखिए वही रिटेन कर रहा है, जो वैल्यू ऊपर आई थी वही आप, लेकिन यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी का मान बढ़ेगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहाँ पर केवल 4 दूनी 8 हुआ और 12 में से -4 DQ +4 P। और यहाँ पर D10 के लिए क्या हो जाएगा, सब फिलअप हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड, सारे कक्षक में 2 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 DQ और प्लस क्या हो जाएगा 5 P, 5 पेयरिंग एनर्जी होगी। तो एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। तो इतना यहाँ पर ध्यान रखे रहिएगा कि यहाँ पर वीक फील्ड या स्ट्रांग फील्ड लिगेंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सीधे इसका पहले ई जो, क्योंकि इसकी ऊर्जा लो होती है ई ऑर्बिटल की, तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन एक एक, फिर उसके बाद चले जाएंगे T2 में एक एक करके, तब उसके बाद अकॉर्डिंग टू हुंड जब 5 इलेक्ट्रॉन सब में तब पेयरिंग करना शुरू करेंगे। और इसका अर्थ यही हुआ कि इस पर लिगेंड इन्वायरमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ D ऑर्बिटल इन स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड splitting of D orbital in square planar complex, square planar complex। स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स के डी कक्षक का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, यही हमको पढ़ना है। अब इसके पहले आप पढ़े थे ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद फिर पढ़े थे टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। सेम उसी प्रकार का इसमें और होता, लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या रखा गया है, क्योंकि हमको ऑक्टाहेड्रल से ही स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री को प्राप्त करना होता है, इसलिए क्या करना होता है, 2 ऑर्बिटल की ऊर्जा को क्या करना, विड्रा करना पड़ता है, खींचना पड़ता है, मतलब 2 कक्षक वहाँ से उसके हायर एनर्जी लेवल से नीचे लाना पड़ता है,
तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, लोरिंग। और जब उसकी एनर्जी लोरिंग होती है तो आपके इसमें क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है, इसे कहते हैं डिस्टार्सन टेक्स प्लेस। उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन या अभ्रष्टता आती है। वो अभ्रष्टता पहले किस रूप में आती है, टेट्रागोनली होता है। और टेट्रागोनली के बाद फिर क्या लेते हैं, जनरली हम यहाँ पर जेड एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। और जब जेड एक्सिस से लेंगे इलेक्ट्रॉन को, वहाँ से विड्रा करेंगे, तो आपका एक जेड क्या होता है, एक्स वाई प्लेन पड़ता है। तो उस एक्स वाई प्लेन पे उसका क्या होता है, वो क्लोजली हो जाता है सेंट्रल एटम के। तो जहाँ क्लोजली होता है वहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ जाता है। फलस्वरूप उसी ऊर्जा क्या होती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो एक कक्षक की ऊर्जा इसमें बढ़ता है और दूसरे कक्षक की ऊर्जा क्या होती है, घटता है। तो कहने मतलब विड्रा करना पड़ता है जनरली कहाँ पर, जेड एक्सिस, और यहाँ पर एक्स वाई प्लेन और जेड वाई एक्स या एक्स वाई जेड जो प्लेन होता है वो अपने रिमेन्स कांटेक्ट, मतलब उसकी एनर्जी क्या होती है और लोअर हो जाती है। तो इसकी स्प्लिटिंग हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, वही जो आपका डी कक्षक होता है जो कहते हो, ये हाइपोथेटिकल स्टेट से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये आपका हाइपोथेटिकल, छोटा थोड़ा यहाँ से बना देते हैं, ये एनर्जी बैरियर लिया जा रहा है। ये हो गया एनर्जी। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, 5। ये क्या हो गया आपका डी एक्स वाई, ये आपका आ गया डी वाई जेड, ये आपका हो गया डी जेड एक्स, और ये आपका हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ये आपके हाइपोथेटिकल स्टेट, हाइपोथेटिकल स्टेट कहना का अर्थ है कि यहाँ पर जो सेंट्रल एटम और लिगेंड एक दूसरे के इंटरएक्शन अवस्था में होते हैं, या कहने मतलब लिगेंड और सेंट्रल एटम एक दूसरे के कम क्लोज में होते हैं। तो इस क्लोज अवस्था में क्या होता है, ये दो भागों में आपका स्प्लिट होता है। ये आपको बताया गया था, ये दो भागों में आपका डिवाइड होता है कक्षक। इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं भाई, नहीं तभी जगह नहीं आएगा। इस हाइपोथेटिकल स्टेट को हम बीचों बीच कर देते हैं। 1 2 3 4 5 कक्षक हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये आपके कक्षक हो गए 5। अभी बताया गया हाइपोथेटिकल स्टेट में है। हाइपोथेटिकल स्टेट में होता है, इस स्टेट में सेंट्रल एटम और लिगेंड एक दूसरे के वेरी क्लोज होते हैं, कम क्लोज होते हैं। फलस्वरूप इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बल कार्य करता है। उस बल के फलस्वरूप क्या होता है, इसके कक्षक दो भागों में डिवाइड होता है। वो बनता है आपका T2G और EG। पहले ऑक्टाहेड्रली चेंज होता है, DXY, DYZ और DZX। यहाँ पर क्या हो जाएगा, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर DZ स्क्वायर। ये आपका ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है। लेकिन यही फर्दर क्या कह रहा है कि जब हम ये आपका कोऑर्डिनेट बना देते हैं यहाँ पर ऐसे, ये तीनों कोऑर्डिनेट हो गए भाई, एक्स, ये जेड, ए वाई। अब क्या रहा है कि एक्स ए प्लेन क्या बनेगा, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स जेड प्लेन और ये जेड वाई प्लेन। इसी प्लेन क्या है, कह रहा है कि जब ऑक्टाहेड्रली होता है, जो ये तीनों कक्षक होते हैं कहाँ, इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। लेकिन ये दोनों कक्षक क्या था, अलोंग द एक्सिस पाए जाते हैं। और मेनली क्या लिया गया, जेड एक्सिस। जब अलोंग द एक्सिस पाए जाते हैं तो यहाँ पर रिपल्सन क्या होता है, ज़्यादा होता है। फलस्वरूप इसकी ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती। और यहाँ पर रिपल्सन कम होता है, इसलिए इसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती। तो ये दो भागों में डिवाइड हुआ, ये ऑक्टाहेड्रली हुआ। लेकिन जब फिर यही जेड एक्सिस को हम इस्तेमाल करते हैं तो इसी में से ही हमको क्या करना होता, ऑर्बिटल को लेना पड़ता, मतलब अप्रोच खिंचाव करना पड़ता है, जिससे यह ज्योमेट्री चेंज हो जाती है टेट्रागोनली में।
तो टेट्रागोनली में चेंज होने के लिए इसकी ऊर्जा क्या होती है, एक की ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ेगी और एक की ऊर्जा क्या होगी, थोड़ी सी घटती है, एक कंडीशन बनेगा। तो यहाँ पर आपके ये दो कक्षक तो अपर लेवल में तो जाते ही हैं और साथ साथ क्या होता है, ये फर्दर डिवाइडेशन हो जाता है, इसमें एक की ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी, एक की ऊर्जा कम। इस प्रकार एक कंडीशन बनता है। इसमें भी ऐसे हो जाएंगे दो। अब यहाँ पर क्या होता है, जनरली जेड एक्सिस लिया गया है, तो ये जो जेड एक्सिस पे होगा वो क्या होगा, क्लोज टू द सेंट्रल एटम। तो जहाँ क्लोज होगा तो डी इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का और लिगेंड का इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रिपल्सन बढ़ जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, ये आपका टेट्रागोनली में डिवाइड हो जाता है। तो इसका एक कक्षक यहाँ हो जाएगा, एक कक्षक यहाँ हो जाएगा, एक कक्षक यहाँ हो जाएगा और दो कक्षक यहाँ हो जाते हैं। ये हो आपका डी वाई जेड, ये होता है डी जेड एक्स और ये होता है डी एक्स वाई, ये होता है डी जेड स्क्वायर और ये होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक कक्षक क्या हुआ, इसकी ऊर्जा खींची गई, कम हो गई, लेकिन इसकी ऊर्जा डी एक्स वाई का क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि यह चला जाता है क्लोज टू द सेंट्रल एटम, इसलिए इसकी ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ गई। अब ये हो गया टेट्रागोनल, टेट्रागोनल डिस्टार्शन है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री किसमें चेंज हो जाती है, टेट्राहेड्रल गोनल में, इसमें परिवर्तित हो जाती है, अपभ्रष्ट हो जाती, मतलब जो ये समझना है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का, ये टूट गया। अब टूटने के बाद क्या होता है, जो डी वाई जेड और डी जेड एक्स प्लेन होते हैं क्या होते हैं, फार अपार्ट, काफ़ी दूर हो जाते हैं, और ये डी एक्स वाई प्लेन क्या होता है, और क्लोज हो जाता है किसके, सेंट्रल एटम के। फलस्वरूप ये फर्दर स्प्लिट हो जाता है, तो ये एनर्जी आपका स्प्लिट होकर इस प्रकार चली जाती है। इसको इस प्रकार दिखा दीजिएगा, और ए एनर्जी आपका डाउन होके यहाँ चली जाती है, इसको इस प्रकार दिखाएगा, और ये और लोअर्ड हो जाता है क्योंकि फार अपार्ट होता है, और ए क्या ऊर्जा जी क्या होती है, और चली जाती है ऊपर। इस प्रकार आपका डिवाइडेशन हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया दो कक्षक नीचे, इसका नाम हो जाएगा डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अब इसका हो गया आपका डी जेड स्क्वायर और इसका आपका हो गया डी एक्स वाई और ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब एक्स वाई प्लेन क्या होता है, वेरी क्लोज टू द सेंट्रल एटम। बाकी डी जेड स्क्वायर और डी एक्स वाई जेड, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स क्या होता है, फार अपार्ट, मतलब उससे दूर हो जाता है, इसलिए इसकी ऊर्जा क्या होती है, और फाल हो जाती है, मतलब गिर जाती है, बल्कि इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, अपर हो जाती है। तो ये कंडीशन किसमें चेंज होता है, स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री में। टेट्रागोनल से चेंज हो जाता है स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री, ये स्क्वायर प्लेनार स्प्लिटिंग हो गई। तो इसमें कितने कंडीशन बन गए, एनर्जी गैप देखिए 3 का हो गया, तो इसको लिख दिया डेल्टा S1, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या हो गया, डेल्टा S2, ये क्या हो गया, डेल्टा S3। कहने मतलब 3 ऊर्जाओं का योग के बराबर हो गया कौन सा, स्क्वायर प्लेनार स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा SP स्क्वायर प्लेनार इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3। तो इन तीनों ऊर्जाओं के योग के बराबर हो जाता है। तो इससे मतलब क्या हुआ, जो ऑक्टाहेड्रल से इसकी ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा हो जाती, इसलिए इनके बीच में एक रिलेशनशिप पाया जाता है कि डेल्टा SP बराबर 1.3 डेल्टा ऑक्टा स्प्लिटिंग। ये एनर्जी इतना 1 टाइम 3 टाइम डेल्टा ऑक्टा से भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये है आपका क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस। तो इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद जो आपका रहेगा कि मतलब 3 पढ़ चुके हैं आप, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनार। अब क्या होता है, इसके फैक्ट मतलब स्प्लिटिंग को प्रभावित करने वाले कारक, इसका अध्ययन इसके बाद करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उसका देंगे हम
मतलब इसके फैक्टर को मतलब कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। फिलहाल आपको बता दे रहे हैं 4 मेन कारक आपके होते हैं। एक आपका है नेचर ऑफ द लिगेंड, दूसरा आपका है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, और तीसरा क्या है आपका साइज ऑफ द सेंट्रल एटम, और चौथा होता है ज्योमेट्री ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स। तो ये मेन 4 फैक्टर होते हैं, बाकी तो और भी कंडीशन हैं, तो कंडीशन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए इसको पढ़िए, शेयर करिए, धन्यवाद।